सर ये रुद्रा वगैरह का कनेक्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं, क्या बोल रहा है? 2-3 लोग हैं जिनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ तो इशू हो रहा है। तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपके साइड से नहीं है ना, तो मैं उधर डाल दूं ग्रुप पे। नहीं नहीं, मेरी साइड से सब सही है, सब सही है मेरी साइड से, तभी तो तुम लोग यहाँ बैठे हो। क्वेश्चन 3 के अलावा बोलिए। क्वेश्चन 3 के अलावा और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में? सर वो डिस्पर्जन फोर्स वाला देखा आपने? हाँ 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 यार, वो डिस्पर्जन फोर्स में यार मेरे को मिले जुले आंसर मिले हैं। मतलब कहीं पर मैंने पढ़ा तो वहां पर तो लोग बोल रहे हैं कि वो रॉन्ग है, कहीं पर मैंने पढ़ा वहां पर बोल रहे हैं कि हर टाइप के मॉलिक्यूल में ही हमारे को डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अपारा हमारा एक क्वेश्चन था। ये एडीएस सर की आवाज आ रही है पीछे से, पढ़ाने के जैसे है ना, एक क्वेश्चन था हमारा। कौन सा क्वेश्चन था? C1 क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में C1 क्वेश्चन, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था आगे ये रॉन्ग लिखे हैं, है ना। वो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग रॉन्ग नहीं है, वो सही है कि रेजोनेंस वाले हम बोल रहे हैं कि हर टाइप के मॉलिक्यूल में डिस्पर्जन फोर्स तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। C1 क्वेश्चन था। तो सारे मॉलिक्यूल में डिस्पर्जन फोर्स तो है ही, उसके अलावा कौन सा है? तो बी और सी में एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, एक में डाइपोल डाइपोल था। तो ऐसा बोलते हैं क्योंकि देखो इसमें मिलो जिलो आंसर मिले हैं। मतलब कहीं पर बोला है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और कहीं कहीं पे ये भी मिला है कि हाँ हाँ हर मॉलिक्यूल में डिस्पर्जन फोर्स तो होगा ही होगा। तो तुम्हें क्या करना है, अगर टेस्ट में कभी भी क्वेश्चन आए तो हर मॉलिक्यूल में डिस्पर्जन फोर्स को तो काउंट करना ही है। ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में? कॉम्प्रिहेंशन 2 में है सर। बोलो क्या डाउट है कॉम्प्रिहेंशन 2 में? तो मतलब वो 6th वाला ही हो। 6th वाला करेक्ट पूछा है तो क्या हुआ? फर्स्ट थर्ड क्यू सी आंसर दिया है, बोलो। अच्छा ये रॉन्ग है सी, ऐसा ना? हाँ वही मतलब। रॉन्ग है, अभी मैं क्या बताऊं, इसमें रॉन्ग है। उसका करेक्ट क्या हो, क्योंकि चार वैसे तो फिर पहला और तीसरा ऑप्शन तो सेम ही है। और हाँ उसमें दूसरा आई थिंक है ना, एक पी सी होना ऑप्शन को चाहिए। सी ऑप्शन को चेंज करके फर्स्ट थर्ड पी कर लो। हाँ, फिर ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो दो ऑप्शन मेरे को लग रहा है वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, गलती से लिख दिया होगा। और कोई दिक्कत है एक्सरसाइज सर 2 में पार्ट? कॉम्प्रिहेंशन 1 का 4th वाला। कॉम्प्रिहेंशन 1 का 4th वाला। Which of the following dimerization process is achievement of the octet is not the driving force? Octet driving सर force नहीं है। हाँ सर, वो आ गया मुझे कि सी में होता है ICl3 में, लेकिन फिर अगर मतलब उसमें क्या ड्राइविंग फोर्स होता है ICl3 में? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। देखो जनरली है ना ऐसा बोला जाता है, वैसे तो खैर इसमें ना हम दे बोल नहीं सकते कि क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि जैसे देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डाइमर बना लेता है, बट मैंने तुम्हें ऐसा भी बताया कि सभी लोग डाइमर नहीं बनाते जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, सारे ही नहीं बनाते। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग ऐसे ड्राइविंग फोर्स बता नहीं सकते सभी में कि डायमर क्यों बना रहा है, वो हो सकता है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी। बाकी ऐसा बोला जाता है केमिस्ट्री में इन जनरल कि जितने ज्यादा मैक्सिमम किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा मैक्सिमम एटम सेम प्लेन में रहते हैं ना, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। ऐसा बोला जाता है केमिस्ट्री में कि जितना ज्यादा किसी कंपाउंड में एटम सेम प्लेन में रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है उस कंपाउंड में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, चिलेशन होता है हमारा, अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेम वैसा ही ऐसा भी बोला जाता है कि जितना ज्यादा एटम्स एक ही प्लेन में रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। बाकी इसके अलावा तो हम लोग हर कंपाउंड में डाइमर क्यों बन रहा है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है वो हम लोग ऐसे जस्टिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा बताना उसको। इसने पूछा है ऑक्टेट किसमें नहीं है, तो वो हम बता सकते हैं कि किसमें ऑक्टेट ड्राइविंग फोर्स नहीं है।
ठीक है, हाँ और कोई डाउट है एक्सरसाइज टू पार्ट 4? सर आप वो सॉल्युबिलिटी का भी बताने वाले थे ऑर्डर, मतलब कि यार वो मतलब सॉल्युबिलिटी वाला वो मैं बताने वाला था, बट है ना एक्चुअल में मैं खुद भूल गया कि मुझे मुझे देखना क्या है। मेरे को वापस से बताओ, मैं लिख लेता हूँ। मैं खुद ही भूल गया मुझे देखना क्या है, किसका सॉल्युबिलिटी देखना है। सर सेकेंड ग्रुप में ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड का जो सॉल्युबिलिटी है उसका ऑर्डर मतलब अलग आता है, मतलब हम लोग को सर ने अलग लिखाया था। ठीक है, मैं बस देखूंगा। मैं खुद भूल आपने गया एक्चुअल में डिक्रीजिंग बोला ना टॉप टू बॉटम, हाँ 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 हाँ, सर मैं ने उसमें बताता हूँ थोड़ा अभी। वेरिएशन लिखाया था कि वो हाँ वो मतलब। सर तू बता रहा था कि सर ने एक ट्रेंड नहीं बताया ना, डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग, थोड़ा हाँ ऊपर नीचे। हाँ, ठीक है मतलब ठीक है एक एलिमेंट चेंज हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट एक स्पेस पीछे जा रहा है और 2 स्पेस पीछे जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है ठीक है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में बोलो। सर 5th। फोर्थ नहीं, सॉरी फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, फोर्थ में। 5th में क्या बोला है? AlF3 insoluble in anhydride HF, but little KF is added. But when little KF is added, the compound is become soluble on the addition of BF3. AlF3 is precipitated. Write the balance chemical equation. ये क्या है भाई? ये मतलब इसका है केमिकल बॉन्डिंग से क्या लेना देना है? AlF3 is insoluble in anhydrous HF, but when KF added, ठीक है KF हमने डाला तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जैसे Na3AlF6 होता है वैसे K3AlF6 बन रहा है ना। It becomes soluble on addition of BF3. AlF3 is precipitated. अब इसने बोला अगर BF3 डालेंगे तो BF3 डालने पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेस हो जाएगा। पोटेशियम पहले एल्यूमिनियम के साथ फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तो अब बोरोन के साथ फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और इसमें ये जो नीचे सॉल्यूशन लिखा है उसमें पूरा सब कुछ लिखा तो है, मैं क्या बताऊं इसमें, बताओ बोलो। ये लिखा है एकदम अच्छे से कि भाई KF आएगा तो जैसे हमारा होता है ना AlF3 NF से रिएक्शन करता है तो Na3AlF6 बनाता है। Na3AlF6 का तो नाम सुना होगा तुमने। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें हमने BF3 डाला। अब Na3AlF6 से BF3 डाला, इसमें लिखा है BF3 इज मोर एसिडिक देन AlF3। ठीक है, वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरोन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, thus BF3 pulls F minus from AlF3 minus and become BF4 and AlF3, वो AlF3 का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। बोरोन है फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी हमारा क्या है अपना, ठीक है। देखो इसमें कुछ ऐसा है लॉजिक जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है समझ ना आए। तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि हमारा जो बोरोन है वो फ्लोरीन के साथ या फ्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। क्यों ज्यादा रखेगा? क्योंकि जो फ्लोराइड है वो अपना इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है BF3 में एज कम्पेयर टू AlF3, क्योंकि दोनों का जो साइज है वो सिमिलर है, बोरोन का और फ्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है अपने बोरोन के साथ एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्यूमिनियम में तो 3p आ जाएगा, बोरोन में 2p ही रहेगा। तो फ्लोरीन बोरोन से जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो उसको कॉम्प्लेक्स से वो डिस्प्लेस कर देगा। तो हम बोल रहे थे अभी तक AlF6 3 माइनस बन रहा था, वो नहीं बनेगा, BF4 माइनस इजीली बन जाएगा। मतलब ये फ्लोराइड डोनर बन जाएगा और इसको अपने फ्लोरीन दे देगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं, बाद में तुम लोग पढ़ोगे ब्लॉक केमिस्ट्री में, तुमने पढ़ा होगा कि जो XeF6 होते हैं, XeF4 होते हैं, ये सब फ्लोराइड डोनर होते हैं अच्छे, ये अपना इजीली फ्लोराइड दे देते हैं, है ना। तुमने पढ़ा होगा ये रिएक्शन कभी ग्रुप नंबर 18 या ग्रुप नंबर 17-18 में, हेलोजन और नोबल गैस फैमिली में, कि भाई
अगर ऐसा कुछ होता है SbF5 होता है, इसका रिएक्शन है XgF6 से कराते हैं, तो ये फ्लोराइड डोनर होता है, अपना फ्लोराइड इसको दे देगा ये, तो SbF6 माइनस XgF5 प्लस ऐसा बन जाता है। इस तरह का रिएक्शन पढ़ा है कभी? हाँ सर, जेनॉन फैमिली में ही लिखा है। हाँ, जेनॉन फैमिली या कहीं पर इसको पढ़ाते हैं कि हम बोलते हैं फ्लोराइड डोनर होते हैं, क्योंकि जेनॉन के साइज बड़े हैं, फ्लोरीन छोटे छोटे, तो अपने में से इजीली फ्लोरीन निकाल देते हैं। सेम वैसा ही है, जो AlF6 3- ये फ्लोराइड डोनर है, अपने फ्लोरीन जो एक्स्ट्रा फ्लोराइड आए वो बोरोन को दे देंगे ये लोग, तो वैसा रिएक्शन होगा। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में? बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में 2 है हमारे पास सेक्शन, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। सबसे पहले ऑफलाइन वाली बात करें, ऑफलाइन में बोलो। सर इसमें एक 8th क्वेश्चन में डाउट है। 8th में 8th वाला क्वेश्चन देखो, 8th वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा सेंस लगाएं, कॉमन सेंस तो हमारा हो सकता है। What is the best description of changes that occur when N2O solid dissolve in water? N2O solid है, इसको वाटर में हमने डाला है, तो क्या होगा, यह हमें पूछा है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला है ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट शेयरिंग इन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्या ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकता है क्या, एक्सेप्ट कर सकता है कि ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट शेयरिंग इन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलो, ऑक्साइड आयन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे तो एक्सेप्ट कर सकता है क्या ऑक्साइड आयन? नहीं नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ना ही कुछ वैकेंट डी होता है, तो ये तो कर ही नहीं सकता, तो ए रॉन्ग है। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड अभी छोड़ दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। नहीं होगा सर, पानी में डालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। पानी में डालेंगे तो Na2O को घोलने की बात हो रही है ना, तो Na2O एक्वस बनने की बात हो रही है। हाँ, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वो सेम हाँ, ही रहे। ठीक है, हाँ है ना। फोर्थ, तो ये थर्ड भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग है। फोर्थ बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इंक्रीजेस। अब सोडियम इसमें क्या है, Na+। अब Na+ से बढ़ के कहीं जा सकता है क्या, Na+ से ऊपर तो कहीं जाएगा ही नहीं है, तो हाँ। ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा सेकंड देखो, अब हमें करेक्ट मानना ही पड़ेगा कि ऑक्साइड आयन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्साइड आयन है ना, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जरूर कर सकता है, ले नहीं सकता बट डोनेट कर सकता है। तो हो सकता है ये ऑक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो किसी ना किसी को बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि उसमें डिसॉल्व हो जाए, तो इसको हमें सही मान सकते हैं हम लोग कि हाँ ये 3 तो गलत थे, तो सेकंड हमने रिजेक्शन के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। और कोई डाउट सर है? ऑक्साइड आयन किसको डोनेट कर नाइन्थ रहा है? में वो बॉइलिंग पॉइंट की सबसे ज्यादा किसका, कैसे बताएंगे आपके? एक सेकंड रुको, ऑक्साइड आयन किसको डोनेट करेगा? ऑक्साइड वो आयन पता डोनेट नहीं कर सकता है, मतलब हो सकता है ये अपने सोडियम प्लस को कर रहा हो डोनेट, या फिर बॉन्ड बनाने के लिए कर रहा हो। लेकिन उन दोनों में तो मतलब आयनिक बॉन्ड जैसा कुछ रहेगा ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट हमने रिजेक्शन के मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने बोल दिया फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो 100% रॉन्ग है, तो क्वेश्चन को अभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सर इसका रिएक्शन एस ब्लॉक में भी दिया हुआ है, कैसे होता है? कैसे होता है बता। सर मुझे याद तो नहीं है, पर दिया हुआ है। कुछ नहीं होता, ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, वो रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। हाँ, 9th क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ सर, इसमें जैसे आपने एक पॉइंट लिखवाया था, इफ द टाइप ऑफ इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज सेम देन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे सर सब में कौन सा मतलब इंटर फोर्स सेम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? लंदन फोर्स लग रहा है सभी में, तो टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है ना। अच्छा, लंदन फोर्स अभी में लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी बताया आपने। फिर मॉलिक्यूलर मास से चले जाएंगे, जिनॉन का सबसे ज्यादा है तो वहां ठीक है। इसके बाद बोलिए सर फोर्थ वाला भी है इसमें। सर मतलब लंदन फोर्स हम लोग सभी में बोलेंगे, है ना? हाँ, ठीक है सर। बट है ना, जो मेजरली जो फोर्स लगेगा वो जो हमने पढ़े हैं वही लगेगा। मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत
एक्सटेंट हो लंडन फोर्स का। जैसे अभी हीलियम, निगॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, इनमें तो मेजरली ही लंडन फोर्स लगता है। ओके सर। ऐसा होता है ना, इनमें तो लंडन या डिस्पर्जन फोर्स ही तो सबसे ज्यादा होता है डोमिनेटिंग, इसके अलावा तो और कोई फोर्स लगेगा नहीं। हाँ सर। तो वैसा हम लोग बोल रहे हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है? फोर्थ वाले में क्या डाउट है? जल्दी बोलो। मतलब सर जैसे वो +2 और +4 दिया, उसमें कैसे बताए कि कौन सा ज्यादा वो लटाइल होगा यार? मुझे कौन सा तो ज्यादा वाले? अरे तो ऐसा मुझे देख ना, M+4 है, Cl- है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, अच्छा हाँ वैसे। क्योंकि +4 का कैटायन है ज्यादा, ये पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, तो कम वॉलेटाइल होगा। तो MCl2 इज मोर आयनिक। अच्छा हाँ समझ गया सर। ठीक है। हाँ, और बोलिए, और क्या डाउट है? एक्सरसाइज 1 ऑफलाइन ऑनलाइन में भी बोल दीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन में? सर जो आपने हमें शीट दिया है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट 2 एक, पार्ट 2 ही है खाली। सर चलो कोई 11 बात का नहीं। सेकंड पार्ट, 11 का सेकंड ऑप्शन। Which one of the following is false? There is extensive intermolecular hydrogen bonding in condensed phase, है ना? तो अगेन यार इसको भी है ना वैसे ही जाओ, रिजेक्शन के मेथड से। फॉल्स पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन, वाटर कैन एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस, सही है ये। हाँ थर्ड ऑप्शन, आइस फाउंड बाय हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर, सही है। नहीं गलत है ना? सही है ना, मैंने लिखवाया भी तो है, हाँ हाँ D2O हाँ हाँ लिक्विड की हाँ डेंसिटी हाँ ज्यादा D2 होती है। हाँ सिंक होता है हाँ हाँ। फोटोसिंथेसिस पढ़ा ही होगा जीवन में कभी तो। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पानी डालते हैं हम लोग पेड़ पौधों में तो वहां से ऑक्सीजन गैस निकलती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये भी ट्रू है। अब बचा सेकंड, उसको फॉल्स करना ही पड़ेगा हमें। अब हाँ देखो ठीक है। फॉल्स क्यों है, इसमें बोला है देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा नहीं होगा इंटर होगा तो वो ट्रू होगा, इंट्रा लिखा हुआ रॉन्ग है। एक्सटेंसिव मतलब सर एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा हो रही है, एक साथ बहुत सारी हाँ ठीक है बॉन्डिंग समझे। हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 4 पर आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग 4 एक्सरसाइज कौन सा करना है उसमें? 1। कितने सेक्शन है इसमें? 3 ही। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में बोलो। सर C2। कौन सा? C2? C2 which should have higher melting point in Y? सर मुझे इसमें ये पूछना था कि जब हमने बोला था कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करके स्ट्रेंथ देखते हैं मेटालिक बॉन्ड की, तो हम वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सबशेल में देखते हैं या उसमें क्वांटम नंबर में, जैसे एन देखते हैं कि एल में देखते हैं? N में देखते हैं ना, N जो मैक्सिमम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, इसमें उल्टा दिया है फिर। बेरिलियम और लिथियम, लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1, यही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2, सही लिखा है मैंने। हाँ हाँ सर। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इसमें कितने हैं? 2। तो बस जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इसमें क्या लिखा है? क्या दिक्कत है बताओ, अरे कुछ सर गलत दिख सॉरी, गया मैंने क्या? वो कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा था। हाँ अरे भाई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई डाउट है? और पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर A1। A1 में क्या बोला है? During the formation of molecular atomic orbital for same atom, probability electron density is
0 in the nodal plane, non-zero in the nodal plane, maximum in the nodal plane, 0 on the surface of the loop. क्या बताऊं इसमें? बोलो। क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ, क्या डाउट है? तुमने पूछ तो लिया है, डाउट क्या है? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। नहीं है क्या कोई डाउट इसमें? ऐसे ही पूछ लिया। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में? सर A5 C2 सर A5 और C2। सर वो SP मिक्सिंग का वापस मतलब समझा नहीं था उससे, वो B2 और C2 समझा दीजिए ना वापस। पहले बता, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 में होता है, इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में होता है sp मिक्सिंग। लेस देन वाले में। हाँ बोला लेस देन वाले में होता है। बोल भाई, कुछ तो बोल। बोला ना सर, लेस देन में होता है। लेस देन में होता है तो बस लेस देन में होगा। B2 है, इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होता है। C2 2 माइनस इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है। तो बोथ A एंड B, डी आंसर। अच्छा 14 के लिए भी लेगा। हाँ इसके लिए था। और बताइए, A5 के बाद भी कुछ बोला था कोई? C2 बोला था। सर पेपर में क्वेश्चन आया था। एक सेकंड रुक जा, C2 देख लेते हैं पहले। C2 क्या बोला है? द enhanced force of cohesion in metal is due to कोवेलेंट लिंकेज बिटवीन एटम। कोवेलेंट लिंकेज तो होते ही नहीं है। इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज, आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है, होते ही नहीं। आयनिक बॉन्ड होते तो आयनिक बॉन्ड नाम नहीं दे देते क्या हम लोग? द लेक ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नहीं ये तो होता ही नहीं है मेटल में, बिल्कुल नहीं होता। लेक ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज होते हैं मेटल्स में। सर वो डाउट डिलोकलाइजेशन, यही था कि कोहेरेंट फोर्स से उसका क्या मतलब है क्वेश्चन में। अरे पढ़ा नहीं है क्या ये? अब यार मैं इसका मतलब, वो कोहेजन और एक और होता है ना, इसका एक अपोजिट भी तो होता है जो सिमिलर टाइप वालों में नहीं होता। एडेशन। हाँ एडिशन। हाँ, एडेसिव। एडेशन। हाँ तो कोहेजन, फोर्स ऑफ कोहेजन ही तो लग रहा है, सेम टाइप वालों में लग रहा है। एनहेंस मतलब चारों तरफ लग रहा है। हाँ ठीक है। बस अबे आ गया समझ? हाँ सर C3 भी ठीक है। है। C3 में बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लोएस्ट प्रोबेबल इंट्रा एटॉमिक फोर्स? मरकरी। अरे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन है? अच्छा हाँ ठीक है समझा सर। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 में पार्ट 2 पार्ट 3? पूरा एक्सरसाइज 1 दिया था मैंने। कोई डाउट है? नहीं। चलिए, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? परसों। CB4 का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ कोई टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन की बात हो रही थी? हाँ सर, टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि डीजेनरेसी ऑफ हाँ बोरान सर। 3+। हाँ सर। उसमें मतलब शेल वाइज क्या देखेंगे क्या कि क्या? डीजेनरेसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन 3+ आयन। रुको रुको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना? +1 +2 +3 +4। और +4 की जगह +3 है। +3 है ना, तो हाँ। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। आप क्वेश्चन बताओ पूरा क्या था? डीजेनरेसी The ऑफ बोरोन। degeneracy of boron 3+ ion is। अच्छा, अब आगे और ऑप्शन क्या थे? ऑप्शंस 1, 25, 3 और none of these। ठीक है, बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 में 3 गए तो 2, तो ये तो 1s 2s 2p 3s 3p, तो 1s 2 फोर्थ ही हो गया एक्साइटेड ये तो। स्टेट का। अच्छा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का पूछा है क्या? हाँ हाँ हाँ, फोर्थ एक्साइटेड तो स्टेट। हाँ क्वेश्चन आधा आधा कैसे बता रहे हो? एक बार में ही बता सॉरी दो। सॉरी सर। ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड, है ना?
तो डीजेनरेसी 3 होगी। अच्छा थर्ड आंसर है। सबशेल वाइज ऑर्बिटल, ओके ठीक है। हाँ, जितने मुझे लगा ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं उन्हीं को ही तो डीजेनरेसी बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं सर बना। बोराजोल का स्ट्रक्चर बताओ ना। अरे पढ़ा है तो है, B3N3S6। अच्छा सर। बोराजोन बोल रहा है ना तू? सब बोराजोल। हाँ तो बोराजोल ना, वही होगा वो अपना। सर जो आपने वो 70 स्ट्रक्चर्स कराया था उसमें। हाँ तो और क्या, वही तो बड़ा है। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सर जब के ग्रेटर ग्रेटर देन मतलब काफी बड़ा होता है उसका, उसके आपने क्वेश्चन भी हम्म। करा दिए। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया मुझे। सर केस बोराजोन, वन। सर बोराजोन तो ये होता है ना Bn, वो B3N3H6 बोराजीन होता है। नहीं, बोराजोन तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ना। वो बोराजीन होता है और बोराजोन इज बोरॉन नाइट्राइड। तुम यही पूछ रहे हो ना, बोराजोल और बोराजीन, सर ये दो ही सीखने है? वाला। सही लिखे हैं मैंने एकदम? बोलो, यही पूछ रहे हो? हाँ सर। हाँ यही होते, दोनों सेम है। चलो जो ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन रहता है वो तो बोराजोन रहता है ना। अरे एक ही है यार, यही यही सब है, एक ही नाम है। ठीक है। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे केस वन हो गया था। सिग्निफिकेंस। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ के वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल करवाए थे और आई थिंक मुझे लग रहा है तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे करते हैं ना। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं यहीं से। केस 1 हमने पढ़ लिया था कि अगर बहुत वैल्यू बहुत बड़ा हो के का, है ना। 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। तब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन करेंगे जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? in 1m solution of copper 2 plus ion, some ammonia is added so that the concentration of ammonia is 2m. Find copper 2 plus concentration at equilibrium if K formation for the complex, K formation for the complex क्या है ये? is 10 raised to the power 12. बताइए, करिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत, ये बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन है ना। और अभी हम लोग केस 1 ही पढ़ रहे हैं जब के का वैल्यू बहुत ज्यादा हो। सर ये जो NH3 का आपने 2 मोलर लिखाया है, ये इक्विलिब्रियम पे है क्या? हाँ, इक्विलिब्रियम पर ये 2 हो जाता है।
हाँ सर वो लिखवा दीजिए क्योंकि फिर होगा नहीं तो। लिखा हुआ तो है NH3 is added so that the concentration of NH3 is 2m। ऐड करने के बाद कंसंट्रेशन 2m हो गया। या फिर इधर भी लिख के भी देता हूँ एट इक्विलिब्रियम। हो गया क्या यार? 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। सर 6.25 इंटू 10⁻⁻14 है। 6.25 है ना, मतलब 1/16। हाँ सही है सही है सही है। देखो कैसे करना है, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स CuNH3 CuNH3 4 और 2+। कैसे बनेगा? कॉपर 2+ होगा, उसमें 4 अमोनिया मिलाएंगे तो बनेगा। कॉपर 2+ स्टार्टिंग में 1 था, ये मुझे पता नहीं क्या था, ए मान लो, ये 0 था। ये देखो के का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये तो 2 हो रहा है और ये कितना बनेगा? ये 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 1 कोफिशिएंट है दोनों साइड में। कॉपर 2+ Lr है तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट। बोलो। हाँ सर। अब देखो क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, एग्जैक्ट सही नहीं लिखा है। ये थोड़ा x कम बनेगा तो ये 4x ज्यादा बचेगा और ये x ज्यादा बचेगा, तो ये अप्रॉक्स x के इक्वल है, ये अप्रॉक्स 2 के इक्वल है और अप्रॉक्स 1 के इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो हम लोग लिखेंगे 10⁻12 इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, जो कि कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन है x, वो आएगा 2 की पावर -4 इंटू 10⁻12, मतलब 6.25 इंटू 10⁻14। समझे या नहीं समझे? बोलो। सर वो 4NH3 का 2 कैसे हुआ? क्वेश्चन में लिखा तो है, अमोनिया कंसंट्रेशन 2m हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं केस 2। के का वैल्यू देखो, जनरली क्वेश्चन के वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाले ही आते हैं, वेरी लो वाले क्वेश्चन मैंने नहीं देखे ज्यादा, बट पढ़ तो लेते हैं ये कॉन्सेप्ट। व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज वेरी लो, के का वैल्यू बहुत छोटा है ना, मतलब शुड बी लेस देन 10⁻³ है ना। तो क्या होगा? कौन खत्म नहीं होगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स थोड़े से ही खत्म होंगे। जब के का वैल्यू बहुत ज्यादा तो रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता था, बहुत कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो देखो मैं तुम्हें करके बताना है, 10⁻⁻12 है के का वैल्यू, वॉल्यूम 1 लीटर है। हमें बताना है क्या है? इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, ए इक्विलिब्रियम, बी इक्विलिब्रियम, सी इक्विलिब्रियम हमें पता लगाने हैं। इसकी कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पर, कंसंट्रेशन नहीं सॉरी मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल, 3 मोल और ये 0 मोल। करो आगे, बताओ क्या होगा? कंसंट्रेशन बताओ इक्विलिब्रियम पर इनकी क्या रहेगी?
Sir, x equals 3 into 10 raised to minus 12. व्हाट इज एक्स? अरे c मतलब का सॉरी concentration. c का concentration. क्या होगा? 3 इंटू 10 raised to minus 12. कैलकुलेशन मिस्टेक। ओ हो। हम्म। बताइए। Sir, 9 into 10 to power 12. 9 इंटू 10⁻12। हाँ, -12. अब देखो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इसमें से x जाएगा, 3 में से 2x जाएगा और ये x बनेगा, और हमें पता है x क्या है, टेंड्स टू 0। भाई जो बनेगा ना वो थोड़ा सा ही बनेगा क्योंकि k का वैल्यू बहुत छोटा है। तो अप्रॉक्स 1, अप्रॉक्स 3 और ये तो x ही रहने दो। तो 10⁻⁻12 को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1 इंटू 3 की पावर 2। जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर c का वो आएगा 9 इंटू 10⁻12। मतलब सोच लो, देखो कितना कम बन रहा है c, और a और b का कंसंट्रेशन देखे इक्विलिब्रियम पर तो आएगा 1 और ये 3। समझ गए? पेपर ऐड कर लेता हूँ थोड़े। बोलिए, समझे क्या? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग नई चीज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। वैसे तो हमने इस चैप्टर में जितना पढ़ा है ना, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। बस एक हमको एक ली चैटलियर प्रिंसिपल और पढ़ा दिया जाए तो। बट एक और फंडा होता है हमारे पास, क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है आयनिक के अंदर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स होता है सर। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ reactant. Number of moles dissociated per mole of reactant originally taken. स्टार्टिंग में कितने लिए हैं उससे कितना मोल डिसोसिएट हो उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें PCl5 से PCl3 और Cl2, T इक्वल टू 0 पर सपोज करो इसका A मोल था, ये 0, ये 0। A में से X गया, इसका बना X, इसका बना X। अब A में से डिसोसिएट हुआ X, 1 में से कितना डिसोसिएट होगा, X बाय A। X बाय A क्या है? अल्फा। X बाय A अल्फा, ये समझते हो? हाँ सर। X इक्वल टू आ गया है A अल्फा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2 A माइनस A अल्फा और A अल्फा, या फिर इसको लिखते हैं हम A1 माइनस अल्फा A अल्फा A अल्फा। ये लिखना आना चाहिए हमें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर ये लिखना आ गया तो हम समझ लेंगे कि भाई साहब तुम्हें आ गया करना। हमेशा A माइनस A अल्फा की फॉर्म में ही करें। देखो इसके लिए मैं कुछ तुम्हें एक क्वेश्चंस बताता हूँ, है ना? कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, 2 में करवाऊंगा, 3 तुमको करने पड़ेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे, प्रैक्टिस लिखवा रहा हूँ कैसे हम लोग इस इक्वेशन को लिखें। जैसे देखो 2HI से H2 और I2 बना, सब गैस है ना, सब गैस है। इसका स्टार्टिंग में A था, इसका 0 था, 0 था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A1 माइनस अल्फा, ऐसा ही लिखो A1 माइनस अल्फा। तो ये आगे वाले कितने बनेंगे? A alpha by 2. A अल्फा बाई 2 A अल्फा बाई 2। अरे तुम सोचो ना, वो A था और A में से अगर A अल्फा कम हुआ है तो बनेंगे कितने? उसके आधे आधे ही तो बनेंगे, क्योंकि जब 2 HI रिएक्ट करता है तो एक H2 और एक I2 बनता है। तो A अल्फा जब कम हुआ है मतलब A अल्फा रिएक्ट किया है, तो A अल्फा बाई 2 और A अल्फा बाई 2 ही तो बनेगा। समझे मेरी बात या नहीं समझे? बोलो। ऊपर भी तो A में से A अल्फा कम है ना, तो हम लोग ने A अल्फा और A अल्फा लिखा था ना।
क्योंकि ऊपर एक PCl3 से एक PCl3 और एक PCl2 बनता था, यहाँ पर 2 HI से एक H2 बन रहा है ना, तो एक अल्फा कम होगा तो A अल्फा बाई 2 ही तो बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा, मोल कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा N2O5 gives NO2 प्लस हाफ O2, है ना। अब इक्वेशन क्या है, A0 0, तो हम लिखेंगे A1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा 2A अल्फा, और ये A अल्फा बाई 2, A अल्फा बाई 2। दो मैंने बता दिए तुम्हें, अब दो तुम खुद से करो, दो तुम खुद से करो। कैसे सर अभी इसमें सर एक डाउट था कि अभी सपोज H2 प्लस I2 गिव्स 2HI था, फिर उसमें मतलब उल्टा रहता, जो क्वेश्चन 1 है उसका रिएक्शन वाला उल्टा रहता, तो उसमें फिर दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वो हर मतलब एलिमेंट मतलब जो भी कंपाउंड है उसका अलग अलग रहता है ना, मॉलिक्यूल्स का, तो फिर उसमें कैसे करते हैं? दोनों का अल्फा भी अलग रहता है। वो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, फोर्थ वाला वही है, वैसा ही है फोर्थ वाला, बिल्कुल देखो। हाँ सर। दोनों के लिए करो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। सर फोर्थ वाले में उल्टा करके लिख देंगे और फिर अल्फा की वैल्यू उल्टा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। सर फोर्थ में हम लोग N2 और H2 के अलग अलग मोल्स और अलग अलग डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसा अज्यूम करता है क्या? क्या बोल रहा है, अलग अलग मोल्स हम लोग क्या मतलब स्टार्टिंग मोल्स अलग अलग और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का भी अलग अलग, ऐसा अज्यूम करते हैं क्या? तुम्हारी मर्जी, वो करो, अलग अलग मोल्स मान ले मान लो, सेम मानने सेम मान लो, तुम बोलो मैं तुम्हें मोल्स लिख के देता हूँ, देने हैं कुछ। देखो पहले वाले में बात करें, सपोज करें इसका A मोल मैंने लिया, ये 0 और 0 थे, तो A में से अगर A अल्फा जाएगा, हमेशा A1 माइनस अल्फा की टर्म्स में ही लिखें बस, है ना। तो इधर क्या बनेगा A अल्फा, और इधर क्या बनेगा 7 अल्फा बाई 2। 7 अल्फा बाई 2, हाँ ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, क्या, हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is not valid as association is taking place। जब डिसोसिएशन होता है ना, तभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फंडा काम आता है। अगर एसोसिएशन होगा, दो लोग मिलकर कुछ बना रहे हैं, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फंडा कभी काम नहीं आएगा। समझ गए? हाँ सर ये डेफिनेशन फिर से बताना। मैं बोल रहा हूं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसका मतलब भी यही होता है कि कोई डिसोसिएट हो तो हम उसको काम में लें। जब डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा, तब उस केस में हम लोग उसको काम में नहीं लेंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन जैसा कुछ नहीं होता है ना? वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, है ना। वो इसके लिए वैलिड नहीं है। वो हमारा ऐसा होता है कि Na मिलकर An बना ले। हाँ हाँ। बाकी इसके लिए ऐसा कोई नहीं पूछा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमेशा तुम्हें ऐसा ही देगा कि एक कंपाउंड देगा, वो डिसोसिएट होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना ले, है ना। हाँ सर। क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। The equilibrium constants for x gives 2y
एंड z गिव्स, ये z है ना, z गिव्स p प्लस q। इसके लिए kp1 है, इसके लिए kp2 है ना। फॉर दिस r in रेशियो 1:9 है ना। if the degree of dissociation, if the degree of dissociation of x and z is equal है ना, then the ratio of total pressure at इक्विलिब्रियम इज। दोनों के सेपरेट इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमें पता लगाना है। अगर kp1 kp2 का रेशियो 1/9 है और उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, ये मेरा क्वेश्चन है। इनिशियल कंसंट्रेशन को दिया है, मतलब दोनों का सेम ही है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई डेटा नहीं है उसके बारे में। सर सब गैस ही है ना सर? हाँ सर 1/36 आ रहा है। सभी गैस है। 1/36 आ रहा है ना? हाँ 1/36 आएगा। हाँ सर 1/36। सर इनिशियली 1 मान के भी कर सकते हैं ना? 1 मान के करा है तो गलत है। 1 मान के किया है। 1 मान के किया मैंने भी। 1 मान के किया है तुमने, तुक्के तो में नहीं आंसर आ मान के गया करेंगे तो भी लास्ट में कट हो रहा है सारे। वही मैं कह रहा हूँ, 1 मान के कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर आ गया है। देखो हाँ सर। कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। x से जा रहा है 2y है ना, और अपना z से जा रहा है p प्लस क्यू। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो गैस ही माननी पड़ेगी सारी। इसका स्टार्टिंग में प्रेशर p मान लो, इसके 0, इसका p डैश मान लो स्टार्टिंग में, इनके 0 0, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर। अब p 1 माइनस अल्फा, ये 2p अल्फा, इधर होगा p डैश 1 माइनस अल्फा ही होगा क्योंकि सेम है मेरा अपना क्या है, ठीक ही ऐसा। अब यहाँ पे p टोटल निकाले इक्विलिब्रियम पर तो आएगा p1 प्लस अल्फा। यहाँ पर p डैश टोटल निकाले इक्विलिब्रियम पर तो आएगा p डैश 1 प्लस अल्फा। तो हमारे को रेशियो निकालना है p अपॉन p डैश t का, वो कितना आएगा p अपॉन p डैश, ये हमें निकालना है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। अगर मैं kp1 लिखूं तो kp1 क्या होगा, kp1 इज 2p अल्फा स्क्वायर और p1 माइनस अल्फा। ऐसे ही kp2 लिखूं तो क्या आएगा, वो आएगा p डैश अल्फा इंटू p डैश अल्फा डिवाइडेड बाय p डैश 1 माइनस अल्फा। अब इनको देखो डिवाइड करो, kp1 अपॉन kp2 करो,
क्या मिलेगा 4p/p' जो कि एक्चुअल में 1/9 के इक्वल है, यही मिलेगा। तो p/p' 1/36 आ गया और वही p टोटल अपॉन p' टोटल था, तो 1/36 हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो भाई। सर चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद, एवरेज मोलार मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हमारा जो इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर होता है उसका एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर ठीक है। हाँ तो फिर 1 मार के नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। 1 मान के ना करें, मतलब कॉन्सेप्ट से जाएं तो ज्यादा बेटर है, 1 ना माने तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो इसका फार्मूला होता है m ऑब्जर्व्ड इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस n-1 अल्फा। और ऐसे ही वेपर डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व इक्वल टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस n-1 अल्फा। ये फार्मूला होता है हमारे एवरेज मोलर मास का। अब एवरेज मोलर मास का ये जो फार्मूला बनाया है, ये मतलब क्या है, इसमें किसका मतलब क्या है वो हम लोग एक बार पता लगा लें तो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया होगा। देखो m थ्योरेटिकल का मतलब होता है मोलर मास, पूरा ही लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट ओरिजिनली टेकन। देखो इस फॉर्मूला में अल्फा आ रहा है, मतलब ये किस तरह की रिएक्शन के लिए वैलिड है, ये डिसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए है ना। और n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, इनिशियल मोल। n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, गैसियस को कैसे लिखेंगे, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये है हमारा मतलब m थ्योरेटिकल और n का। ये मतलब हमें पता होंगे तो हम इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे करना है, एग्जांपल बता। एग्जांपल नंबर 1 हमें दिया 2Cl2O7 गैस से बन रहा है 2Cl2 गैस प्लस 7O2 गैस। m ऑब्जर्व्ड मतलब मिक्सचर का मोलर मास, वो क्या होगा, मोलर मास थ्योरेटिकल मतलब किसका मोलर मास, किसका मोलर मास, रिएक्टेंट Cl2O7 प्लस 1 प्लस n-1 अल्फा। अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा 1 प्लस n-1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू बोलो 9/2 9/2। 9/2 हाँ। तो m ऑब्जर्व्ड कितना आएगा, मोलर मास ऑफ Cl2O7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 अल्फा/2। ऐसे निकाल लेंगे हम। कैसे आया 9/2, पता चला या नहीं पता चला? 2 मोल गैस से Cl2O7 के 2 मोल थे, उससे 9 मोल गैस के मिले, 2 मोल Cl2 के 7 मोल O2 के। 1 मोल से कितना मिला 9/2। तो n का मतलब ये होता है 1 मोल से हमें कितना मिले। लिख सकते हो इक्वेशन हर बार? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है ना। और एग्जांपल बताने का जरूरत तो नहीं है, लिख सकते हो ना हर बार इक्वेशन? हाँ सर। चलिए नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा देता हूं, कलरफुल नोट करेंगे हम अपना।
देखो हमने क्या बोला है, हमने ऐसा बोला है वेपर डेंसिटी थोरोटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, ये किसके इक्वल होगा? ऊपर देख लो, वेपर डेंसिटी थोरोटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व किसके इक्वल होगा? 1 + n - 1 अल्फा। 1 + n - 1 अल्फा। सेम रेशियो आएगा मोलर मास के लिए, मोलर मास थोरोटिकल अपन मोलर मास ऑब्जर्व इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड ये रिजल्ट होता है, थ्योरेटिकल को कैपिटल डी से लिखते हैं और ऑब्जर्व को स्मॉल डी से ये लिखते हैं, और 1 + n - 1 अल्फा, है ना। और n-1 ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा। कोई मुझे प्रूव करेगा ऐसा क्यों है, ये 0 से बड़ा क्यों है हमेशा? डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 मोल से ज्यादा ही निकलेंगे, है ना, 1 हाँ मोल से ज्यादा ही निकलेंगे, है हाँ ना। तो सर। n का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्या? मतलब n-1 इक्वल टू 0 मतलब n का वैल्यू 1। हाँ मतलब 1 से 1 बन जाए। हो सकता है एक से। कैसे हो सकता है? कोई केस तुम्हें याद है? N2O4 से NO2, नहीं वो तो 2 बन रहे हैं उसमें। वैसे देखो जनरली ऐसा होगा नहीं, बट हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, तुमने देखा होगा d/d और अल्फा में ग्राफ प्लॉट करते हैं। d/d अल्फा में ग्राफ प्लॉट होता है जिसका y इंटरसेक्ट 1 होता है और स्लोप पॉजिटिव होता है, तो ऐसा जाएगा ग्राफ। समझ गए? बोलो। हाँ चलिए फिर सर एक अगर धुआंधार सर क्वेश्चन अगर देते हैं, करके बताइए। हाँ इनिशियली बोलो। प्रोडक्ट्स का भी कुछ मास दिया है तो हम एम थ्योरेटिकल में उसको भी काउंट करेंगे ना? नहीं देगा कभी भी इनिशियली प्रोडक्ट का मास, हमेशा वो डिसोसिएट ही कराएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन एम लिख रहा हूं मैं। थ्योरेटिकल एम थ्योरेटिकल हमेशा हम लोग रिएक्टेंट का ही मास लिखेंगे ना। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने वही लिया है, उसी को डिसोसिएट करवा रहे हैं इसलिए। हाँ ठीक। क्वेश्चन है हमारा N2O4 से 2NO2 बन रहा है, और फिर हमसे पूछा है डेंसिटी। अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 69/25 ग्राम पर लीटर, है ना। एट इक्विलिब्रियम total pressure is 1 atm and temperature is 300 Kelvin. Find Kp। बताओ भाई, लगाओ अपना दिमाग।
हो गया? 1 मिनट सर। सर 4 है। 4 नहीं, 4 तो नहीं लग रहा, आंसर तो ऐसा लिखा नहीं है मेरे पास। 1/4 नहीं, 4 नहीं आएगा। सर 1 मिनट। सर 2/3 आ रहा है। नहीं है, गलत है। सर 9/2। ये जिन्होंने 2/3 ये सब निकाले, एक बार बताओ मुझे कैसे निकाला तुम लोग, क्या करा है निकालने के लिए, कुछ तो किया होगा। सर अल्फा इक्वल्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/3 आया। सही निकाला ये तो। फिर तो हो ही जाना चाहिए था। अगर यही गलत निकाल, यही सही निकाल लिया, फिर तो बस यही निकालना ही तो टास्क था बस। देखो कैसे करना है। हमें पता है P = dRT/m। अगर डेंसिटी एवरेज का ले रहे हैं तो मोलर मास भी एवरेज होगा और प्रेशर टोटल होगा उस टाइम पर, इक्विलिब्रियम पर। प्रेशर 180 में, ठीक है। डेंसिटी 69/25 है, तो R का वैल्यू लीटर एटीएम में पुट होगा कितना, 1/12। टेम्परेचर 300। यहाँ से m एवरेज सर क्या है हमें पता है। 0.04 आ रहा है। सुन लो अब मेरी बात। तो यहाँ से मेरा अगर m एवरेज निकालोगे तुम लोग, तो m एवरेज आएगा तुम्हारा 69, ठीक है। अब मुझे पता है मोलर मास जो मिक्सचर का होता है वो क्या होता है, मोलर मास थोरोटिकल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल्फा, है ना, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है तो 2 - 1 एल्फा होगा, है ना। तो मोलर मास मिक्सचर का 69 आया था, मोलर मास थोरोटिकल वो 92 होगा, 1 प्लस एल्फा। 92 क्यों है, N2O4 का मास 92 होता है। सॉल्व करें, अल्फा का वैल्यू निकाले 1/3, ठीक है। अब P टोटल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो देखो N2O4 किस में जा रहा है, 2NO2 में, है ना। तो पहले मान लीजिए P था मास, बाद में 0 था, P1 - अल्फा क्या हो जाएगा, 2P अल्फा। तो जो मास होगा P टोटल वो किसके इक्वल होगा, P1 प्लस अल्फा के इक्वल। और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है, बोलो। हाँ सर। सॉल्व करो, P का वैल्यू निकालो, 3/4 आएगा। 1 + 1/3 इज 4/3, तो P का वैल्यू 3/4 आ गया, है ना। इनिशियली प्रेशर 3/4 है।
हमें Kp निकालना है। Kp क्या होगा? 2p अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन p1 माइनस अल्फा। सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर 9/16, अल्फा का स्क्वायर 1/9 डिवाइडेड बाय p का वैल्यू 3/4, 1 माइनस अल्फा 2/3। सॉल्व करेंगे, Kp का वैल्यू कितना आएगा? हाफ। हाँ सर, हाफ आता है। हाफ आ सर जाएगा, समझ गए? मैं ये हाँ नहीं समझा कि हमने उसका N2O4 हमने कैसे माना कि 1 मोल है जब हमने थियोरेटिकल मोलर मास 92 लिखा। अरे मोलर मास लिखना होता है थ्योरेटिकल। अब 1 मोल क्या होता है? 2 मोल होते हैं तो क्या मोलर मास चेंज हो जाता है क्या? 2 मोल होते तो भी मोलर मास तो वही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ठीक है, समझ गया क्या? सर टोटल प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पे 1 है ना, तो आपने उसका कैसे लिया, मतलब N2O4 का? अरे एम नहीं लिया भाई, कहाँ लिया है बताओ, कहाँ लिया है? आपने इक्विलिब्रियम पर एम टोटल प्रेशर है। एवरेज निकाला ना? हाँ हाँ, तो एम एवरेज निकाला है तो मिक्सचर का है वो एम एवरेज। इक्विलिब्रियम पर निकाला है वो तो ना, उसमें N2O4 कहाँ लिखा है मैंने? हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बात करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक, तो इमेज ऐड करता हूं मैं एक। इमेज ऐड करना है ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ यार, ये मेरे मेल्स आ क्यों नहीं रहे हैं? हाँ आ गया। तो देखो, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी देखो सेम है, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी ये। क्या कि पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? K is independent of pressure, volume, mole and concentration, depends only on temperature। ये पता है तुम्हें? हाँ सर। फिक्स्ड रिएक्शन के लिए होता है, कोई रिएक्शन फिक्स हमें दे रखी है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सेकंड लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K डिपेंड ऑन स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। K का वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम लोग अगर किसी रिएक्शन को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो K की पावर n हो जाएगा। इफ रिएक्शन इज रेसिप्रोकेट तो K का वैल्यू 1/K हो जाता है। ये तो पता होगा तुम्हें। हाँ सर। थर्ड पॉइंट लिखा है फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम concentration of pure solid and pure liquid are not taken into the account of the expression of K। हम बोलते हैं concentration of pure solid और pure liquid को हम लोग K के इक्वेशन में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं, कोई मुझे बताएगा ये? प्योर लिक्विड एक्सेस में होता है इसलिए उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल। बोलते हैं कि हम उसी का इक्वेशन, उसी कंसंट्रेशन को हम K की इक्वेशन में लिखते हैं जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो। कंसंट्रेशन जो वेरी करता है उसी को लिखते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको नहीं लिखते हैं। तो तुम बोलोगे सर सॉलिड और लिक्विड कांस्टेंट कैसे हैं कंसंट्रेशन? तो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है ना, तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो K क्या होगा? K होगा CaO CO2 अपॉन CaCO3। ये होना चाहिए था, है ना? इन सब का कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए था, बोलो। हाँ सर। तो हम बोलते हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO क्या होगा, इसके मोल्स
अपॉन वॉल्यूम। अब इसके मोल क्या होंगे, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास इनटू इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ CaO डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaO, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। सॉलिड का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, सॉलिड का मोलर मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो डेंसिटी इसका कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट आ गया, तो हम बोलेंगे K इक्वल टू CaO का कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट है, K डैश इसका कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट है, ऐसा नहीं लिखते, इसको लिखते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है C2 और इधर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो एक नया कांस्टेंट आएगा K डैश, वो CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। बाकी जनरली हम लोग यूनिटी मान लेते हैं कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है चेंज नहीं हो रहा, तो उसका वैल्यू 1 अज्यूम कर लिया जाता है, यूनिटी मान लेते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को। अब तुम बोलोगे सर गैस में कॉन्सेंट्रेशन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि गैस का डेंसिटी चेंज हो सकता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। गैस को हम मोर डेंस बना सकते हैं प्रेशर डाल के या वॉल्यूम कम करके, ऐसा ना, बट सॉलिड लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, इसलिए उनका डेंसिटी और मोलर मास का रेशियो कांस्टेंट होता है, समझे। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन कर दो, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ना वैसा है, थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 m AgNO3, ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने इसको नोट्स में अपने ऐड कर लिया। रेजोनेंस के अंदर ही किसी पेपर में आया था। बोला है अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस AgNO3 एंड दिस m KCl सॉल्यूशन, है ना, और Kc दे रखा है, जो रिएक्शन होगी उसका 10⁻12। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमें दे रखा है Ag प्लस एक्वस और 2Cn माइनस एक्वस, ये दोनों लोग मिलके रिएक्शन करते हैं और AgCN होल ट्वाइस माइनस एक्वस ऐसा बना लेते हैं ना। अब देखो ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 होगा और K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.08 m होगा। बी ऑप्शन इज Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.06 m होगा। सी ऑप्शन इज AgCN होल ट्वाइस माइनस का कंसेंट्रेशन 0.01 m होगा एंड डी ऑप्शन इज Ag प्लस का कंसेंट्रेशन 2.78 इंटू 10⁻⁻18 m होगा। अब एक और चीज लिखी है, एज्यूमिंग नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है किसी आयन का, वो नहीं मानना, आयनिक के कॉन्सेप्ट नहीं लगाने। मल्टीपल करेक्ट है, बताइए क्या आंसर आएगा। सर ABCD रॉन्ग है। ABC, ABC सर वो हाँ ऊपर ए में दोनों ऑप्शन है ना, कॉमा करके लिखा है आपने। हाँ हाँ हाँ, फिर ABC हमारा आंसर होगा। देखो क्या है हमारे पास, मैं बताता हूँ तुम्हें सॉल्यूशन। हमारे पास AgNO3 है,
हमारे पास KCN है। AgNO3 हमें कितना दिया है 0.02 m और ये दिया है 0.16 m। मिक्स किया है दोनों को तो हम बोलेंगे मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम की है ना। तो जो Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस CN माइनस इन लोगों की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाएगी। ये बात समझ आती है? बोलो। मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम को तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी ओरिजिनल वॉल्यूम से। बोलो। सेम रहना चाहिए। अरे भाई सेम क्यों रहेगा, वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम डबल कर दिया है मैंने, सॉल्वेंट ज्यादा कर दिए हैं तो कंसंट्रेशन हाफ नहीं होगा सभी का। हाँ ठीक है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाओ। रिएक्शन क्या बोला है, Ag प्लस प्लस 2CN माइनस गिव्स AgCN होल ट्वाइस माइनस, और इसका K दे रखा है 10⁻12 दिया था ना। अब ये है 0.01, ये है 0.08 और ये पता नहीं 0 है। अब ये तो 0 हो जाएगा और ये 0.08 में से 0.02 खत्म होगा और ये 0.01 बनेगा। मतलब ये 0 हो गया है, ये 0.06 और ये 0.01। LR था हमारा Ag प्लस, पर हमने जो लिखा वो 100% करेक्ट नहीं है, इससे थोड़ा x कम बनेगा तो ये 2x ज्यादा आएगा और ये x, तो अप्रॉक्स x के इक्वल, ये 0.06 के इक्वल और 0.01 के इक्वल अप्रॉक्स। 10⁻12 इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.06 का स्क्वायर इंटू x। सॉल्व करना, x का वैल्यू आएगा 2.78 इंटू 10⁻⁻12। तो हमारा A B C करेक्ट है। A सही है, B सही है, C सही है और D गलत है। -18 नहीं -12 आएगा। समझे बात को? सर आपने इसके बाद क्या किया, मतलब जो आपने लिमिटिंग रिएजेंट किया फिर वो प्लस x क्या किया आपने? K का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, हाँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ Ag प्लस पूरा खत्म हो जाएगा, बट नहीं होगा खत्म क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप वाला है। अच्छा तो अच्छा फिर हमने हाँ। K का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग हमने जो पहले किया था वैसे ही किया है सब कुछ। सर इसमें मतलब हम लोग ऐसे तो मतलब रिएक्शन जब भी करवाते हैं तो उसमें तो नंबर ऑफ मोल्स का रिएक्शन, मतलब आपने जो 0.01 लिखा है, 0.008 लिखा है और 0 लिखा है, वहां पे v से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, क्योंकि मतलब हम लोग तो मोल्स को रिएक्ट करवाते हैं ना जो रहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन तो बाद में फिर उसको मतलब जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करके निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सही बात है तेरा, बट क्वेश्चन के डेटा सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। सही बात है तेरा, मोल से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं हमेशा, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं करवाते हैं। बट जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, अगर डेटा सफिशिएंट नहीं है, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, तो हम तो ऐसा करना चाहिए था, पहले कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर रिएक्शन करवा लेते, फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते, तो आई थिंक शायद v से v कैंसिल हो जाता मेरे हिसाब से। हाँ सर हो जाता है फिर बराबर है, मतलब मेरे को वही डाउट था कि होता है कि नहीं हुआ इनमें। हो जाएगा ना। और कोई डाउट है किसी को? सर वो जो हाँ आपने बोलो। सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है वो वाला पार्ट फिर से समझाना। सॉलिड का या लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है उसका लॉजिक मैंने दिया है, ये रहा देखो, कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको डेंसिटी अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। अब सॉलिड का डेंसिटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लिक्विड का डेंसिटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग प्रेशर, बट गैस का डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। तो गैस का डेंसिटी चेंज हो सकता है, गैस का डेंसिटी वेरिएबल है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट सॉलिड लिक्विड में ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। सर वो K1 K2 क्या है?
K1 K2 क्या है? K1 is concentration of CaO, K2 is concentration of CaCO3 जो कि एक कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है सर। हाँ चलिए ठीक है, फिर बाकी सर हम वो लोग नहीं नेक्स्ट समझ क्लास में में आ रहा करते है, हैं। सर वो नहीं समझ में आ रहा है। आपने मतलब के का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फिर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपने मतलब 0 ले लिया ना, मतलब फॉरवर्ड में ज्यादा जा रहा है। उसके बाद आपने प्लस एक्स और प्लस 2x या वो वाला पार्ट नहीं समझ में आना, आपने प्लस वापस से क्यों? अरे भाई कल पढ़ाया तो था लास्ट लेक्चर में के सिग्निफिकेंस ऑफ के वैल्यू, कि जब हमने किया है वो सही नहीं किया है, 0 नहीं हो सकता, तो थोड़ा कम बनेगा प्रोडक्ट और वापस रिएक्शन को बैकवर्ड में। लास्ट लेक्चर में आए थे तुम? नहीं सर। तो बस अब फिर मैं नहीं बताऊंगा। रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम लोग लेक्चर को। हाँ सर जी। हाँ वो अपलोड करो भाई, रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हो रही है दिखाओ इनको। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सर। बाय सर।